फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल एडू कलर्स में। आज मैंने विश्व भूगोल को चुना है और यहाँ पे मैंने विश्व भूगोल का एक पार्ट महाद्वीप, जिसमें वर्ल्ड में हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं, उसको मैंने चुना है। ठीक है, अब मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए ये मैप है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 कॉन्टिनेंट्स आपको अलग 7 कलर्स में दिख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। तो एशिया कॉन्टिनेंट ये रहा, पर्पल कलर में जो आप देख रहे हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट है। और एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 30% जो एरिया है वो पूरे विश्व का 30% एरिया जो है वो यहीं पे आता है, एशिया में ही कवर करता है। और अगर हम एशिया वर्ड का मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है उदित सूर्य, यानी कि सबसे पहले जहाँ सूरज उगता है। तो एशिया में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? जापान में। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एशिया का मैप। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना और इंडिया में ही है। तो तकरीबन 60% पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही निवास करती है। अगर हम इसकी अक्षांशीय रेखाओं की बात करें, जो हमारी इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई हुई हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे जो है वो आर्कटिक रेखा, उसके बाद कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ यहाँ आएगी। ठीक है, उसके बाद इक्वेटर यानी विषुवत रेखा जो है वो 3 लाइंस जो हैं वो यहाँ पर आती हैं इस एशिया कॉन्टिनेंट में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसके जोग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो एशिया और यूरोप को जो अलग करने वाली जो जगह है वो है यूराल पर्वत। यहाँ यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये हम इसकी जोग्राफिकल कंडीशन की अब बात कर रहे हैं कि इसकी लोकेशन कैसे कहाँ है। और यहाँ पे ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो ये काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और मेडिटेरियन सी की वजह से एशिया जो है वो यूरोप से अलग होता है, उसकी बाउंड्री जो है वो तय होती है। अगर हम बात करें एशिया और अफ्रीका की, तो एशिया और अफ्रीका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर ये रेड सी है। तो ये जो है ये एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री को तय कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसके पूरे ओशन की बात करें, एशिया के आसपास जो ओशन है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आर्कटिक महासागर है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। उसके बाद इधर अगर हम आते हैं तो ये रहा पैसिफिक ओशन। ठीक है, 3 ओर से ये ओशन से घिरा हुआ है। ये आप इंडिया को देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा इंडिया। ठीक है, ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आगे। यहीं पर सबसे अगर हम देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट में अगर कोई कंट्री जो सबसे बड़ी है क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो चाइना है। आपको लगेगा कि रशिया है, क्योंकि रशिया ये काफ़ी पार्ट जो है वो रशिया का यहाँ कवर हो रहा है। देखिए बेसिकली क्या है, रशिया जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है और जो ये वाला पार्ट एशिया में आता है रूस का, इसे हम साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ठंडा प्रदेश है और इसे हम साइबेरिया कहते हैं। अगर उसके छोटे देश की बात करें, एशिया की जो छोटी कंट्री है तो वो है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स जो है वो कुछ यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे इस साइड आते हैं हम, इस साइड जो है मालदीव पड़ता है, छोटा सा एक आइलैंड है और वो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी छोटा है। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे पेनिनसुला, ये वाला पेनिनसुला, इसे हम अरब पेनिनसुला कहते हैं, यानी कि अरब प्रायद्वीप। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और ये भी एशिया में ही है। ओके, एशिया में सबसे ऊंची जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ है और वो नेपाल में पड़ती है। नेपाल में सागर माथा बोलते हैं उसको। ओके, अगर यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो यांगत्सी नदी है जो चाइना में है। तो ये तकरीबन मैंने आपको एशिया के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। तो इतना हमारा एशिया का पोर्शन जो है वो कवर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की। ओके, ये देखिए ये रहा यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर में हो रखा है ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 46 कंट्रीज़ आती हैं और यूराल और काकेशस पर्वत से एशिया
यूरोप को अलग करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, यूराल पर्वत यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ठीक है। काकेशस और यूराल पर्वत के अलग होने की वजह से यूरोप एशिया से अलग होता है। यहाँ पर अगर हम इसकी जोग्राफिकल कंडीशन देखें तो यहाँ पर ध्रुव सागर, यहाँ पर मतलब वही आर्कटिक ओशन, ठीक है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन ये रहा, और नीचे यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है। तो ये तीन ओर से पानी से घिरा होने की वजह से प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा इंग्लैंड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यूरोप से अलग हटकर है, लेकिन ये यूरोप का ही पार्ट है। इसे हम इंग्लैंड बोलते हैं, कई लोग ग्रेट ब्रिटेन, कई लोग यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। इंग्लैंड जो है वो यूरोप से इंग्लिश चैनल और डोबर जनसंधि द्वारा अलग होता है। इसका ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ओके, तो इंग्लैंड को हम यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन क्यों बोलते हैं? देखिए, ग्रेट ब्रिटेन हम तब बोलते हैं जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को हम इंक्लूड करते हैं, और अगर जब हम इसमें नदर्न आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर देते हैं, तब ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। दोबारा समझाती हूँ, ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड भी ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ के सर्वोच्च शिखर जो है वो एल्बुर्ज है यूरोप का, और जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की वो माउंट ब्लैंक है जो फ्रांस में स्थित है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके रिवर्स की। तो यहाँ पर जो रिवर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है डैन्यूब रिवर, जो कि यहाँ के जो छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे, उन देशों को पूरा कवर करती हुई वो काला सागर में गिर जाती है। और यहाँ पर राइन नदी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी व्यस्त नदी है जिसकी वजह से काफ़ी देशों का व्यापार जो है वहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरोप एक बहुत विकसित कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे सारे देश जो हैं वो विकसित हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ खास बातें हैं, उनकी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला कलर, ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, ये कलर पूरा ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बेसिकली तो वैसे 29 कंट्रीज़ है इसमें, लेकिन कनाडा और यूएसए, मैक्सिको और कैरेबियन कंट्रीज़ जो हैं ख़ासतौर पे हम सब जानते हैं जिनको, ये यहाँ पर कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको कुछ यहाँ पे है। ओके, इसकी खोज जो है 1492 में कोलंबस ने की थी, और अमेरिका इसका नाम पड़ा था एक आदमी थे अमेरिको वेस्पुसी, उनके नाम पर अमेरिका पड़ा था। अगर हम नीचे की साइड में आए यहाँ पर तो हम देखते हैं यहाँ पे ये एक कैनाल है यहाँ पर, जिसे हम पनामा कैनाल बोलते हैं, पनामा कैनाल, ठीक है। ये कैनाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, कनेक्ट कर रही है। और अगर अब जब यहाँ पर व्यापार होता था पहले ज़माने में, जब यहाँ व्यापार होता था तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा, यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो अगर व्यापार करना होता था तो व्यापार करने के लिए यहाँ से ऐसे घूम के पूरा अटलांटिक ओशन में जाना पड़ता था अगर आपको किसी कंट्री को में जाना है तो। लेकिन जब पनामा कैनाल जो है वो आ गया तो उसकी वजह से अब जो ट्रेड है वो सुगम हो गया, इजी हो गया, और यहाँ से आप अटलांटिक ओशन बहुत इजी तरीके से जा सकते हैं। मतलब सोचिए कितने हज़ार किलोमीटर की जो आपकी समुद्री यात्रा थी उसका आपके टाइम की बचत हुई, और कितना ज़्यादा आपको हेल्प मिला कि आप पनामा कैनाल की वजह से पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के नॉर्थ अमेरिका के जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैककिनली। माउंट मैककिनली वो 6194 मीटर है उसकी ऊंचाई, और यहाँ पे जो घास के मैदान हैं, यहाँ पर जो घास के मैदान हैं उनको हम प्रेयरी बोलते हैं, ठीक है, प्रेयरी। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सीटेट वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो घास के मैदानों के ऊपर आते हैं। यहाँ पर कनाडा पड़ता है। ये कनाडा जो है वो यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है वो यहीं होता है। कजाकिस्तान के बाद सेकंड नंबर पे कनाडा का नंबर आता है, और यूएसए जो है वो मक्का और सोयाबीन के मामले में काफ़ी अग्रणी है, काफ़ी उगाया जाता है यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, ये अगर हम बात करें तो ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। जैसे मतलब सबसे बड़ा एशिया है, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका का नंबर आता है। ये पूरी तरीके से ये जो कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ की हमारी, जैसे हम जानते हैं तीन, मतलब हम तीन तो इमेजिनरी रेखाएं हम जानते ही हैं। उसके अलावा हमने कुछ गोलार्ध में बांटा हुआ है। जैसे कि ये वाला इक्वेटर है, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये साउथ अमेरिका जो है पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो। वो सबसे बड़ा शहर है साउथ अमेरिका का, वो भी ब्राज़ील में ही आता है। यहाँ पे एक रिवर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विश्व की सबसे चौड़ी रिवर है, वो है अमेज़न रिवर, ठीक है। अमेज़न रिवर जो है वहाँ के जंगल भी बहुत फेमस है। अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था कि यहाँ पे जंगल जो है वो आग की चपेट में आने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बहुत, इन जंगलों से बहुत हमें ऑक्सीजन मिलता है, और काफ़ी तरह के जानवर जो हैं वो प्रजाति के जानवर हमें इन अमेज़न रिवर, उसके जंगलों में मिलते हैं। यहाँ पर एक और कंट्री है अर्जेंटीना। यहाँ पे उसके घास के मैदानों को पम्पास बोला जाता है, ठीक है, पम्पास। जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका का प्रेयरी पढ़ा था, वैसे ही अर्जेंटीना का है पम्पास। और अर्जेंटीना मांस जो है, जो मीट है, उसका निर्यातक भी, बहुत मीट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और वो दूसरे देशों में जाता है। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में ही बनाई जाती है। और यहाँ अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो एंडीज़ पर्वतमाला यहाँ पे बहुत ऊंची, सबसे ऊंची है। और यहाँ का सबसे अच्छा और एक नगरीकृत सिविलाइज्ड कंट्री जो है, मतलब बेसिकली बहुत तरक्की कर चुका है, वो है उरुग्वे। यहाँ पे बहुत शहर हैं इस कंट्री में, उरुग्वे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, ठीक है। हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अगर साउथ में हम देखेंगे तो यहाँ पर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, और उसके अगर हम इस साइड देखेंगे पश्चिम में तो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ये पूरा ये इंडियन ओशन है और ये अटलांटिक महासागर है, ऊपर मेडिटेरियन सी है। ओके, यहाँ पर 54 देश हैं। और वैसे अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से ये कॉन्टिनेंट थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है बाकी कंपैरिजन में, अलग कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में। यहाँ से इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे हमें तीनों इमेजिनरी लाइंस, जो हमारी इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो तीनों जो रेखाएं हैं वो यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। ये इस कॉन्टिनेंट की खासियत है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया है, और नाइल रिवर यानी नील नदी जो है वो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, वो भी यहीं पर है। सहारा डेजर्ट जो बहुत 11 देशों में फैला हुआ है वो भी यहीं पर है। एक बात मैं आपको स्पेशली बताऊंगी, यहाँ पे एक रिवर है कांगो और एक लिम्पोपो, दो नदियाँ हैं। कांगो जो नदी है वो विषुवत रेखा को, जैसे ये आपको दिख रही होगी, ये विषुवत रेखा, ये आपको लाइन दिख रही होगी ऐसे करके, यहाँ इस नदी को 2 बार काटती है। 2 बार कैसे काटती है, जैसे मान लीजिए अगर वो ऐसे बह रही है तो वो ऐसे करके 2 बार काट रही है। ऐसी एक लिम्पोपो नदी है, वो मकर रेखा को 2 बार काट रही है ऐसे करके, ठीक है। तो ये ज़रूरी था बताना, कई बच्चों को पता नहीं थी ये बात। अच्छा, यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो ज़ेब्रा, जिराफ हैं, जो इंडिया में नहीं पाए जाते और कहीं और जल्दी मिलते नहीं हैं। वो जानवर आपको इस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्मियों में जो जिन कंट्रीज़ में गर्मी पड़ती है वहाँ के घास के मैदानों को सवाना, और यहाँ पे जहाँ सर्दी पड़ती है शीतोष्ण घास के मैदानों को वील्ड कहा जाता है। यहाँ पर एक कैनाल है, स्वेज कैनाल, ठीक है, वो इस तरफ पड़ती है स्वेज कैनाल, इजिप्ट में यानी मिस्र में। ये जो कैनाल है ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, और इससे भी जो व्यापार है बहुत इजी हो गया है। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया था, और 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया था, मतलब अपने अंडर इस कैनाल को कर लिया था। जनसंख्या की दृष्टि से नामीबिया यहाँ का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, और सबसे ज़्यादा अगर नगरीकृत कहें, जो शहरीकरण जिस कंट्री का हुआ है, तो वो लीबिया है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्टिनेंट की, यानी कि अंटार्कटिका, ठीक है। अब हम अंटार्कटिका की बात करते हैं। ये रहा अंटार्कटिका, ये आप वाइट पोर्शन में जो देख रहे हैं इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है ये 98% बर्फ़ से ढका हुआ है,
98%। और इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, और इस साइड थोड़ा सा पैसिफिक ओशन है। ओके, तो इस कॉन्टिनेंट की जो है यहाँ पर अटलांटिक महासागर भी है, हिंद महासागर भी है, प्रशांत महासागर भी है। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट की जो खोज है वो जेम्स कुक ने की थी, बट वो इसके लैंड सरफेस तक नहीं पहुँच पाए थे, कि मतलब भूमि तक नहीं पहुँच पाए थे। उसका जो श्रेय है भूमि तक पहुँचने का वो फेबियन वेलिंगशॉसन को जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम पे थोड़ी बर्फ़ पिघलने लगती है, तो इस कॉन्टिनेंट का जो शेप है वो चेंज होने लगता है, और सर्दी में फिर बर्फ़ जम जाती है, तो फिर वो अलग शेप में हो जाता है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बिन्सफ मासिफ कहते हैं, बिन्सफ मासिफ। ठीक है, ये पूरा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। बिन्सन मासिफ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट कॉन्टिनेंट की, ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप इसलिए कहते हैं कि चारों ओर से ये पानी से घिरा हुआ है, और जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं उसे हम द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं। तो ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। इसकी खोज जो है एबल तस्मान ने की थी और कैप्टन कुक ने की थी। इस कॉन्टिनेंट में ये यहाँ भी ये न्यूजीलैंड है, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में 22 कंट्रीज़ आती हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं इनको एबोर्जिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोर्जिन। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। अगर हम इसके नीचे की साइड में आएंगे, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा है वो न्यूजीलैंड का है। हम ऊपर जाके देखते हैं, अगर मैप थोड़ा सा न्यूजीलैंड मिलता है नीचे, हाँ ये रहा। तो ये जो न्यूजीलैंड है, ये वैसे तो ये पूरा ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। तो जो न्यूजीलैंड है, ये इसको यहाँ के लोगों को कीवी बोलते हैं। आपने क्रिकेट वगैरह में सुना होगा, लोग इनको कीवी बोलते हैं। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कुक है। ओके, और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कीवी है। इसको न्यूजीलैंड को साउथ का ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं, मतलब ये साउथ हेमिस्फेयर में है पूरी तरीके से, तो इसको ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं साउथ का। और ऑस्ट्रेलिया में से जो लाइन, जो अक्षांश रेखा जो गुजरती है वो है कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। तो देखिए, ये हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है पूरा, ये पूरा हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है या इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।